आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। कैबिन में अकेले और ये भयावह मौसम मुझे कुछ जैसे डरपोक आदमी को डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सही यात्री आए जिससे बात करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जाग चुका है उसे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला आदमी कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्यायात के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही संस्कृत व्यक्ति का प्राणी ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता के साथ उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसकर बोला, शक कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद में मैं वो और भी विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, लेकिन वो भूतों का अस्तित्व को मैं नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं मेरे अलावा उस कक्ष में। मेरा वो यह सहयात्री भी नहीं था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद आया वो और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण बाथरूम की इच्छा अपने मन में जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा।
देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं इतने रूप में हूँ, कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसे सामने रहा। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अभाग और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केविन के अंदर टीटी आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था, तभी मेरे बॉस ने मुझे और मेरे दोस्त अतुल को बुलाकर कहा, सुनो तुम दोनों, आज ही काम से सिल्लीगुड़ी निकलना पड़ेगा। वहाँ के कारखाने में कुछ दिक्कत आ गया है, उसे देखने के लिए। जिस पर मैंने कहा, वो तो ठीक है बॉस, पर हम लोग जाएंगे कैसे? इस पर बॉस ने कहा, तुम लोग ऑफिस की कार लेकर चले जाओ। बॉस की बात सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हम कर भी क्या सकते थे। बॉस की बात ना मानना मतलब कि काम से हाथ धो बैठना। खैर, हम जाने को तैयार हो गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम अभी घर जाएंगे और ठीक 1 घंटा बाद वापस ऑफिस में ही मिलेंगे और यहीं से सिल्लीगुड़ी के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी बात करने के बाद मैं और अतुल अपने अपने घर चले गए और घर से फ्रेश होकर 1 घंटे बाद वापस से ऑफिस पहुंचे और कार लेकर सिल्लीगुड़ी की तरफ निकल पड़े। कार चला रहा मैं जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। काफी ठंड का मौसम होने के कारण अभी से ही कोहरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं कार भगा ही रहा था, तभी मेरी बगल की सीट पर बैठे अतुल ने कहा, अगर हम लोग बिना रुके कार चलाएंगे ना, तो रात 3 बजे तक कारखाना पहुंच जाएंगे। एक बात तो अच्छी थी कि हम दोनों को ही कार चलाना आता था, तो बारी बारी करके कार चला लेंगे, जिस कारण हमें थोड़ी कम परेशानी होगी। रात का खाना भी हम घर से खाकर आए थे, तो कार को अब कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं थी। करीब 1 घंटा कार चलाने के बाद, यानी कि रात के 9 बजे तक हाईवे काफ़ी सुनसान हो गया था। बस इक्का दुक्का ट्रकें ही बीच बीच में पार हो रही थीं। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी मोबाइल पर टाइम पास कर रहे अतुल ने कहा, 1 किलोमीटर आगे से राइट लेना। मैप बता रहे कि वो रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है। शॉर्टकट मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्टकट में फंसते ही हैं। जिस पर मैंने अतुल से कहा, भाई मेन रास्ते से चलते हैं ना, वो क्या है कि शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। जिस पर अतुल ने कहा, क्या तू भी बच्चों ऐसी बात करता है? कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तू 1 किलोमीटर आगे मोड़ के पास कार रोक, उसके बाद मैं चलाता हूँ। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उस मोड़ के पास कार को रोका, जिसके बाद अतुल ने उस शॉर्टकट रास्ते पर कार चलाना शुरू कर दिया। वो एक काफी सुनसान सन्नाटे से घिरा एक शॉर्टकट रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अभी मैं चुपचाप ठंड के कारण दुबक कर बैठा हुआ ही था कि तभी अतुल ने जोरदार ब्रेक मारी। अतुल ने इतना जोरदार ब्रेक मारा
कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैंने चिल्लाकर अतुल से कहा, पागल वागल हो गया क्या? बेमतलब का ब्रेक क्यों मार रहा है? मैं ये बोलकर जैसे ही अतुल की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा मानो पूरी तरह से सूख चुका था, जिस पर मैंने अतुल से कहा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? जिस पर अतुल ने काफी डरी हुई आवाज में कहा, एक बच्चा अचानक हमारी कार के सामने आ गया, मगर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके सर पर 2 सींग भी थे। अतुल की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मैं इस बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब अतुल ने ब्रेक मारा तो मैं सामने नहीं देख रहा था। खैर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं कार से निकला और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं जैसा अतुल बता रहा था। जिसके बाद मैं वापस कार में आया और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे, मगर सच में वो रास्ता काफी डरावना लग रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। अभी अतुल कार भगा ही रहा था, तभी हमें कार के ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई कार के ऊपर कूद रहा हो। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारी कार लगभग 60-70 की स्पीड में चल रही थी, तो कार के ऊपर कौन हो सकता है? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी एक बच्चा अचानक ही हमारी चलती कार के छत से कूदकर कार के बोनट पर आकर बैठ गया। हमने जब उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था। अतुल ने जैसा बताया था वो बच्चा हूबहू उसी तरह दिख रहा था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उस राक्षस को देखकर हम दोनों काफी डर गए और अतुल कार को और तेजी से भगाने लगा ताकि वो राक्षस भाग जाए, मगर इसका उस राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, मानो वो हमारी कार की बोनट पर जम सा गया हो। अब वो राक्षस वाइंडशील्ड में जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगा ताकि वो अंदर आ सके। 2-3 बार पैर पटकने के बाद वो राक्षस कुछ हद तक अपने मकसद में सफल होने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, तो मैंने अतुल को चिल्लाकर कार उस आदमी के पास ले जाने के लिए बोला। उस आदमी के करीब जाते ही वो राक्षस एकदम से गायब हो गया। अतुल ने कार को उस आदमी के पास रोका तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हम तो काफी डरे हुए थे और उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत भी मिली थी, लिहाजा हमने उस आदमी को कार में बिठा लिया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, इस जंगल में राक्षसों का बसेरा है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा था, वरना आप लोग मारे जाते। उस आदमी की बात पहले पहले तो मुझे ठीक लगी, मगर फिर मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि अगर ये आदमी उस राक्षस के बारे में जानता था तो यहाँ क्या कर रहा था। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख सका। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे और आपको उन राक्षसों से डर नहीं लगता? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ 1 महीने से किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया, और उन राक्षसों से मैं एक बार डरा था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 1 महीना पहले मैं साइकिल लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था, मगर कुछ आगे जाते ही मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। काफी रात का समय था, तो पैदल ना जाकर किसी से लिफ्ट मांगना ही ठीक समझा। मैं वहीं रास्ते के किनारे खड़े होकर
किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे जंगल की तरफ से वो राक्षस आता हुआ दिखा। उस भयानक राक्षस को देखकर मैं काफी डर गया और दौड़कर भागने लगा, मगर वो राक्षस भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना आपा खो दिया और उधर से आ रही एक ट्रक से जा टकराया और मेरी मौत वहीं हो गई। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हवा में धुआं हो गया। मगर उस रात उस आदमी के चलते ही हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शाम के 5 बज रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त गोपाल, हम दोनों हीरा काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही काफी अंधेरा छाने लगा था। गांव में ठंड का मौसम आना यानी कि जितनी ज्यादा ठंड उतना ही ज्यादा मौज मस्ती, क्योंकि ठंड के मौसम में हम सभी दोस्त दिन के वक्त झुंड बनाकर धूप में बैठे रहते और अंधेरा होने के बाद सभी गांव वाले जगह जगह पर आग जलाकर आग तापते। ज्यादा ठंड लगे या ना लगे, मगर सभी के साथ बैठकर आग तापने का मजा ही कुछ और आता था। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि तभी गोपाल ने कहा, भाई जल्दी चल, सभी ने आग जलाया होगा, आग तापते हैं। जिस पर मैंने गोपाल से कहा, हाँ यार चल, मजा आएगा, और आज हम लोग आग में आलू भी जलाकर खाएंगे। जिसके बाद मैंने हीरा काका को चाय के पैसे दिए और अपने गांव के चौपाल की तरफ आगे बढ़ने लगे। हीरा काका के दुकान से हमारा चौपाल थोड़ी ही दूरी पर था, तो हम करीबन 2 मिनट पैदल चलने के बाद अपने चौपाल पर पहुंच गए, जहां बच्चे बूढ़े सभी आग जलाकर ताप रहे थे। तो हम भी अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठकर आग तापने लगे। अब वक्त 6 बजे का हो गया था, जिस कारण अंधेरे ने पूरे माहौल के ऊपर अपना दबदबा जमा लिया था। उस समय गांव में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से अंधेरा होते ही हमारा गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता था। सभी लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लिया करते थे। अभी हम बैठकर आग ताप ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, यार आज हम लोग काफी रात तक बैठेंगे। मेरे ये बोलने पर मेरे बगल में बैठे एक दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, ज्यादा रात तक रुकना ठीक नहीं होगा, रात को भूत प्रेत घुमा करते हैं। ये बात सुनकर मुझे काफी हंसी आई, जिसके बाद हम सभी दोस्तों ने भूत प्रेत को लेकर काफी बहस की। अभी हम बहस कर ही रहे थे कि तभी हमारे गांव के काफी बुजुर्ग आदमी मदन काका चलते हुए हमारे पास आए। कुछ देर तो उन्होंने हमारी सारी बातों को सुना, फिर कहा, सच में भूत होते हैं। उनके ये बोलते ही मैं और मेरे सभी दोस्त हम एकदम से चुप हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। जिसके बाद मैंने मदन दादा से कहा, दादा आपने क्या भूत देखा है? इस पर मदन दादा ने कहा, हाँ मैंने भूत देखा है। हम सभी के काफी पूछने पर मदन दादा ने बताना शुरू किया। आज से काफी सालों पहले जब मैं खेती किया करता था, तो उस वक्त हमारे गांव की आबादी काफी कम थी। उस समय गांव के सभी लोग मेरे साथ खेती किया करते थे। हमारे गांव की मिट्टी काफी अच्छी थी, जिस कारण हमारे खेतों में फसल काफी उगा करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे खेतों की फसलें चोरी होने लगीं, जिससे हम सभी गांव वाले काफी परेशान रहने लगे। दिन पर दिन फसल चोरी बढ़ती चली गई, जिसके बाद तंग आकर हम सभी गांव वालों ने फैसला किया कि हम 2 जन मिलकर हर रात खेतों की पहरेदारी करेंगे। सारी बात हो जाने के बाद हमने तय किया कि आज रात मैं और श्यामू हम दोनों खेतों की पहरेदारी करेंगे। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर चले गए और ठीक शाम के 6 बजे मैं और श्यामू घर से निकलकर खेतों की पहरेदारी के लिए चलते बने।
ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 6 बजे ही काफी अंधेरा हो गया था। साथ ही साथ आसपास का माहौल भी वीरान सा होने लगा था। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम खेत में पहुंचे तो वहां चल रही ठंडी ठंडी हवाओं के कारण हमारा पूरा शरीर कांपने लगा। खैर हम दोनों खेत पर बने मचान के नीचे चुपचाप बैठ गए। हम दोनों को बैठकर आपस में बात करते करते कब 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने टॉर्च की मदद से अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त रात के 10:30 बजे का हो रहा था। उस समय रात के 10:30 बजना यानी काफी रात, जिस कारण आसपास का माहौल सन्नाटे में डूब चुका था। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। इस पर मैंने श्यामू से कहा, श्यामू तू थोड़ा सा सो जा, मैं देखता हूँ। जिसके बाद श्यामू लेट गया और लेटने के कुछ देर बाद ही उसने खर्राटे भी लेना शुरू कर दिया, मानो उसे मेरे मुंह से ये सुनने की ही देरी थी। अभी मैं बैठकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी शमशान की तरफ से चलते हुए हमारी तरफ आ रहा है। मगर इतनी रात गए ये आदमी कौन होगा, ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी जितना हमारी तरफ आ रहा है उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और देखते ही देखते वो आदमी एक बड़े से पेड़ के समान हो गया। फिर मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट उस आदमी के चेहरे की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। साथ ही साथ उसके पूरे चेहरे पर कीड़े भी रेंग रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और शायद ये भूत अब हम दोनों को मार दे। कि तभी मैंने फटाफट से श्यामू को उठाया और भागता हुआ अपने अपने घर चला गया। मदन दादा की पूरी कहानी सुनकर हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ज्यादा देर तक वहां पर बैठ सकें, जिसके बाद हम भी अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।